हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। जितने बच्चों का आज एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ब्रेक अ लेग, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना एग्जाम दीजिएगा और आज आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हम एनालिसिस भी करेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर भी करेंगे, जिससे कि जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको हेल्प भी मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे is what? Just one second. Amenable. देखो लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जिन वर्ड्स में लास्ट में ए बी एल ई लगता है वो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव्स। तो एमेनेबल इंसान कैसा होता है? एमेनेबल इंसान होता है कि वो सारी बातों के लिए तैयार रहता है। वो ऐसा नहीं होता कि मैं मानूंगा नहीं, मैं इस बात को लेके एकदम अड़ जाऊंगा, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वो ऐसा इंसान नहीं होता। वो एमेनेबल होता है, मतलब हर बात के लिए तैयार होता है, ओपन होता है, रिस्पॉन्सिव होता है सजेशन के लिए। उसको आप आसानी से मना सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। मतलब वो ओबीडियंट होता है, कंप्लायंट होता है। कंप्लायंट मीन्स मान जाता है आपकी बातों को। एक्विसेंट होता है, मतलब अग्रीएबल होता है, सारी बातों को मान जाता है। इसका एक सिनोनिम और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डोकाइल। वो इंसान कैसा होता है? डोकाइल होता है, मतलब आपकी बातों को मान जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी बात को लेके वो इंसान मना करेगा। तो ये शब्द कैसे हो गए? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पॉजिटिव टोन के हो गए। एंटोनिम्स क्या हो गया? नहीं मानेगा भाई, रेजिस्टेंट है, डिफाइंट है, मतलब जिद्दी है। जिद्दी का मतलब क्या? स्टबन है। स्टबन के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, पग्नेशियस है, एडमेंट है। आपकी बातों को क्या कर रहा है? डिफाई कर रहा है, डिफाइंग है। डिफाइंग का मतलब क्या होता है? आपकी बातों के खिलाफ है, मतलब रेजिस्टेंट है। डिफाइंट भी लिख सकते हैं, वी1 प्लस ING भी बना सकते हो इसको, ऐसे भी एडजेक्टिव बना सकते हो। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है वो इंसान बहुत ही जिद्दी है। तो जो नया एम्प्लॉय था वो एमेनेबल था, फीडबैक मतलब फीडबैक को सुनता था वो अच्छे से, और उसने अडेप्ट कर लिया, बहुत जल्दी ही ढाल लिया अपने आप को कंपनी के वर्किंग स्टाइल के हिसाब से। अच्छा, 3 शब्द होते हैं। एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट क्या होता है? वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? ढाल लेना या फिर क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। एक वर्ड होता है अडेप्ट, ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्किल्ड है वो इंसान बहुत। फिर एक वर्ड होता है अडॉप्ट, जो फिर से एक वर्ब होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अपना लेना। अपनाने की इंग्लिश क्या होती है? एम्ब्रेस कर लेना या फिर अपना लेना। इसको देख के मुझे हमेशा जया बच्चन याद आ जाती है, जैसे वो शाहरुख खान को फाइनली या काजोल को फाइनली अपना लेती है। वो म्यूजिक भी आ जाता है। तो अडॉप्ट इज एम्ब्रेस कर लेना, अपना लेना। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। इन सब का मीनिंग क्या था? वो इंसान कैसा है? बहुत ही जिद्दी है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, और क्या बोल सकते हैं? अनयील्डिंग है, झुकेगा नहीं। और थोड़ा सा अगर इन्हीं वर्ड्स के पॉजिटिव टोन के वर्ड्स लिखें तो जो ठान लिया सो ठान लिया, मतलब कैसा है? रिजोल्यूट है, रिलेंटलेस है, टेनेशियस है। मुझे अपने आप को हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, कैसा है वो इंसान? टेनेशियस है। टेनेशियस मीन्स जो एक बार सोच लिया सो सोच लिया, अब अपन झुकेगा नहीं, मतलब हम में चेंज नहीं हो सकता। डिटरमाइंड है। ये सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हो गए। मीनिंग वही है कि जिद्दी हो। तो जिद्दी आप खराब चीज को लेके भी हो सकते हो, जिद्दी आप अच्छी चीज को लेके भी हो सकते हो। हाँ, अनस्वर्विंग है। कल ये वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, मीन्स हम हिलेंगे नहीं। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, अंडरमाइन करना। अंडरमाइन करने का मतलब क्या होता है? किसी को कमजोर बना देना। तो अगर आप किसी चीज को अंडरमाइन कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप वीक बना रहे हो, कमजोर कर रहे हो।
तो अंडरमाइन के सिनोनिम्स क्या हो गए? आपने वीक कर दिया, इरोड कर दिया, सैबोटेज कर दिया, डैमेज कर दिया, धीरे 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 करके आप किसी चीज़ को कमज़ोर बना रहे हो। धीरे धीरे करके कमज़ोर बना रहे हो तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। और क्या बोल सकते हैं? सबवर्ट कर रहे हो। सबवर्ट करने का मीनिंग क्या होता है? वही, आप उस चीज़ को धीरे 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 करके कमज़ोर बना रहे हो, क्रिपल कर रहे हो, उसको कमज़ोर बना रहे हो, डिबिलिटेट कर रहे हो। क्या मतलब हो गया? आप उसको कमज़ोर बना रहे हो। फिर वो वाले वर्ड सारे के सारे आ जाएंगे। मार करना, मार करने का मीनिंग क्या होता है? स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। खराब कर रहे हो मतलब कमज़ोर बना रहे हो। फिर आपका आ जाएगा एनफीबल करना। एनफीबल करने का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर बनाना। डिग्रेड कर देना, कमज़ोर बना देना। टार्निश कर देना किसी की इमेज को, मतलब आपने उसको कमज़ोर बना दिया। सैप कर दिया, कमज़ोर बना दिया। फिर एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं हम, वीड आउट करना। वीड आउट करने का मतलब क्या है? आपने क्या किया? एक तरीके से उसको उखाड़ के फेंक दिया, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई आप। फिर डिस्पैरेज कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी। एंटोनिम्स, स्ट्रेंथन कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो। इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो एक और वर्ड हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने का? फोर्टिफाई कर रहे हो। फोर्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अच्छा, ये तो वर्ब फॉर्म्स हो गई है ना, ये तो सारी वर्ब फॉर्म्स है। मुझे स्ट्रॉन्ग के एडजेक्टिव फॉर्म के सिनोनिम्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव फॉर्म है इसका, इसके एडजेक्टिव फॉर्म के कुछ सिनोनिम्स बता दो एवरीवन। कोई चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसी है? पहले तो बहादुर के मेरे सिनोनिम्स बताना। कोई इंसान बहादुर है तो वो कैसा है? वेलिएंट है। वेलिएंट का मतलब क्या होता है? वो इंसान बहुत ही बहादुर है। फिर एक वर्ड क्या होता है? वेलोरस। एक सेकेंड, वेलिएंट में सिंगल एल आता है, माय मिस्टेक। वेलिएंट है मतलब क्या है? बहादुर है। फिर एक होता है गैलेंट है, इसको ठीक कर देना, इट इज वेलिएंट। गैलेंट का मतलब भी क्या होता है? बहादुर है। फिर हम क्या कह सकते हैं बहादुर इंसान को? वो स्टर्डी है। कोई चीज स्ट्रांग है तो क्या बोलते हैं? रोबस्ट है। फिर ये वाले वर्ड्स तो हो ही जाएंगे, रीइंफोर्स्ड है, बोल्स्टर्ड है, स्ट्रेंथन्ड है। फिर और कौन से वर्ड्स याद आ रहे हैं? ब्रॉनी है, माइटी है, हार्डी है, मस्क्यूलर है, उसका दिल कैसा है? स्टाउट हार्टेड है। स्टाउट हार्टेड भी बोलते हैं और एक लायन हार्टेड भी बोलते हैं। मुझे अपने आप को फिर से हटाना पड़ेगा। हाँ, और क्या बोलते हैं हम? लायन हार्टेड है। हाँ, रेजिलियंट बोल सकते हैं, राइट, आसानी से रिकवर कर जाता है। आयरन क्लैड है। आयरन क्लैड का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किसके हो गए? स्ट्रॉन्ग इंसान के हो गए। कोई परेशानी किसी को? याद रहेंगे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग है मतलब उसे डर नहीं लगता। एक डर ना लगने का बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इंट्रेपिड। जो लोग होते हैं, जो लोग इंट्रेपिड होते हैं उनको डर नहीं लगता। वो लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा फियरलेस होते हैं। फियरलेस का एक और वर्ड होता है डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मतलब क्या है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता उन्हें। गटी होते हैं ये लोग, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होते हैं अंदर से, गट्सी भी होते हैं, बहुत गट्स होते हैं इनके अंदर, मतलब बहुत ही कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हीरोइक होते हैं, हीरोइक कह सकते हैं, हीरो जैसे होते हैं, राइट। तो जो स्कैंडल था, स्कैंडल मीन्स जो घोटाला हुआ, उसने क्या किया? कम कर दिया। क्या कम कर दिया? पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम कर दिया सरकार के अंदर। अगले वर्ड पे आते हैं, इनएक्सट्रिकेबली। तो देखो लास्ट में ए बी एल ई लगता है तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, अभी अभी हमने पढ़ा। और एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई लग जाता है तो क्या बनाता है? एडवर्ब बनाता है। हमेशा इस बात को याद रखना, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगेगा तो एडवर्ब बनाएगा, और नाउन के साथ एल वाई लगेगा तो क्या लगेगा? बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। तो इनएक्सट्रिकेबली मीन्स आप उस चीज को अलग नहीं कर सकते, इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। दो चीजों को अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबली, इनएविटेबली, इनडिस्टिंग्विशेबली
मीन्स अलग नहीं कर सकते। जिन बच्चों का अभी एग्जाम है बेटा, कितने बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है और वो एडिटोरियल की क्लास में आए हैं? जितने भी बच्चों का अभी एग्जाम है, एक तो आप मुझे मेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी के अभी तुरंत शेयर करो। आपके एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको कॉल करूँगी, है ना? अपना फ़ोन ऑन कर लेना, आपके पेपर के बाद मैं आपको कॉल करूँगी। ये AA है ना? या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूँ। आपके एग्ज़ाम के बाद आई विल कॉल यू, और क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम का ना, कैसा पेपर हुआ, क्या आया पेपर में, और ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना, है ना? सॉरी एवरीवन, इसी बात पे शगुन की छींक भी आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो आ जाते हैं। तो इनएक्स्ट्रिकेबली शब्द का मीनिंग क्या होता है? आप अलग अलग नहीं कर सकते। अच्छा, इनएविटेबली शब्द का मीनिंग क्या होता है? कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ऐसे। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मतलब आप उससे बच नहीं सकते, है ना? दैट कांट बी अवॉइडेड, उस चीज से आप बच नहीं सकते। इनविंसिबल क्या होता है? जिसको आप हरा नहीं सकते, दैट कांट बी डिफीटेड। ये क्या होते हैं? अजय होते हैं। इनविंसिबल का एक सिनोनिम अनअसेलेबल भी होता है, अनअसेलेबल। इम्प्रेग्नेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते। इनडेलिबल क्या होता है? जिसको मिटा नहीं सकते, दैट कांट बी इरेस्ड। इनएडिबल क्या होता है? जिसको खा नहीं सकते, दैट कांट बी ईटन। हाँ, इनडोमिटेबल भी वही होता है, जिसको हरा नहीं सकते। तो इनविंसिबल का एक सिनोनिम इनडोमिटेबल भी होता है। इनकॉरिजिबल क्या होता है? जिसको ठीक नहीं कर सकते, दैट कांट बी करेक्टेड। इररेप्रोचेबल क्या होता है? इररेप्रोचेबल क्या होता है? जो अपने आप में परफेक्ट हो, जिसमें आप कोई गलती नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इररेप्रोचेबल, मतलब दैट कांट बी क्रिटिसाइज्ड, जिसकी आप बुराई नहीं कर सकते, जिसमें आप कोई गलती नहीं निकाल सकते। चलो, एंटोनिम्स लूज है, सेपरेबल है, डिस्कनेक्टेड है। तो जो एनवायरनमेंट की जो किस्मत है, वो आप उसको अलग नहीं कर सकते। वो किस पे लिंक्ड है? ह्यूमन एक्शन। जैसे हम एक्शंस लेंगे वैसा ही एनवायरनमेंट होगा। हाँ, इररेप्रोचेबल के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर कोई चीज़ इररेप्रोचेबल है, इररेप्रोचेबल मीन्स वो बिल्कुल परफेक्ट है अपने आप में, आप उसमें कोई गलतियां नहीं निकाल सकते, तो वो चीज़ कैसी है? इम्पेकेबल है। कैसी है? अनब्लेमिश्ड है। कैसी है वो चीज़? इमैक्युलेट है। परफेक्ट है। फ्लॉलेस है। फॉल्टलेस है। स्पॉटलेस है। प्योर है। मीन्स वो एकदम चीज कैसी है? एकदम परफेक्ट है, मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक और वर्ड क्या होता है इसके जैसा ही, उसमें आप कोई गलती निकाल ही नहीं सकते, इनफॉलेबल है। इनफॉलेबल मीन्स कोई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अगर ये तो सारे तो वो एडजेक्टिव फॉर्म्स थे, है ना? अगर इसी के नाउन फॉर्म्स में बात करें तो वो एपिटमी है। एपिटमी मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल है अपने उसका। पैरागॉन है, मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप उसमें कोई प्रॉब्लम निकाल ही नहीं सकते। हाँ, अमृत है। एलेक्सर का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एलेक्सर का मीनिंग क्या होता है? अमृत, मतलब कुछ बहुत ही बढ़िया चीज। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। परपेचुएटिंग, परपेचुएट कर रहे हो आप किसी चीज को, मतलब वो चीज लगातार चल रही है। मीन्स आप उसको परपेचुएट कर रहे हो, लगातार चलवा रहे हो।
पार्ट ऑफ स्पीच V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, वैसे V1 प्लस ING है। किसी चीज को इंडेफिनिटली कंटिन्यू करवाना, हाँ परफेक्ट एग्जाम्पल क्विंटेसेंशियल है, राइट। आपने वो वीडियो देख लिया अभी जो अपलोड किया है मैंने क्विंटेसेंशियल वाला? इसको याद कैसे करोगे? क्विंट और इसेंशियल, इसकी स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आजकल आने लग गए हैं। तो क्विंट और इसेंशियल, दैट मीन्स क्विंटेसेंशियल मतलब अपने आप में परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो प्रोलॉन्ग लंबा चला रहे हो, सस्टेन लंबा चला रहे हो, मेंटेन करके चल रहे हो। एंटोनिम्स रोक दिया है आपने, डिसकंटिन्यू कर दिया है, रोक दिया है, एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो जो अनफेयर पॉलिसीज हैं, जो खराब पॉलिसीज है, वो क्या कर रही है? परपेचुएट कर रही है, लगातार चला रही है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को। डिस्पैरिटीज मीन्स इनइक्वालिटीज को। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है लगातार बढ़ती जा रही है खराब पॉलिसीज की वजह से सोसाइटी में। एग्जाम्पलरी है मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पलरी भी लिख सकते हैं, कोई चीज़ अगर एग्जाम्पलरी है इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट एग्जाम्पल है अपनी उस चीज़ का। वल्नरेबिलिटी आ गया भाई, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। वल्नरेबिलिटी मीन्स आप बहुत कमज़ोर हो, आपके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपका, दैट इज़ व्हाट वल्नरेबिलिटी। वीकनेस है, ससेप्टेबिलिटी है, एक्सपोजर है, और क्या बोल सकते हैं वल्नरेबिलिटी का सिनोनिम? प्रोननेस है। प्रोननेस है, ससेप्टेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी है कि कभी भी अटैक हो सकता है। एंटोनिम सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, इनवल्नरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कोस्टल टाउन, जो समुद्र के तट पे टाउन है, वो जो वल्नरेबल है, वो जो कमज़ोर है, किसके आगे कमज़ोर है? हरिकेन्स के आगे, तूफान वहाँ पे आते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है वहाँ पे कि हम क्या करें? डिज़ास्टर के लिए प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। बात कर रहे हैं वल्नरेबल के, मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वीक। देखते हैं कितने याद हैं आप लोगों को। वीक, फीबल, फ्रेजाइल, फ्रेल, प्रोन, ससेप्टेबल, प्यूनी, impotent, very good, impotent, incapacitated, crippled, debilitated, meek, timid, trepid, cowardly, enervated, fatigued, अपने आप को मुझे फिर से हटाना पड़ेगा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, टेनुअस, फ्लिम्सी, चिकन हार्टेड। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या? एडजेक्टिव है। हाँ, इनफर्म भी ऐड कर सकते हैं, इनफर्म है, डिक्रिप्ट है, मीन्स कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वो इंसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजुडिकेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रूट वर्ड क्या है? JUD। JUD रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुछ जजमेंट से रिलेटेड होता है। अच्छा, जजमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जजमेंट नहीं इंग्लिश वर्ड, इसका एक और वर्ड क्या होता है? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मीनिंग क्या होता है? जजमेंट। तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? किसी के ऊपर आपने जजमेंट दे दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजुडिकेशन। डिसीजन आ गया, रूलिंग आ गया, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कि दो पार्टीज लड़ रही थी, उनके बीच में जजमेंट आ गया। डिसीजन नहीं लिया, इनएक्शन ले लिया, डिले कर दिया चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा क्या किया? पोस्टपोन कर दिया चीज़ों को। तो जो एडजुडिकेशन हुआ केस का, जो जजमेंट आया, उसने बहुत सारे मंथ्स ले लिए। क्यों?
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इस वजह से बहुत टाइम ले लिया। अच्छा, मुझे डिले के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप किसी चीज़ को डिले कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको पोस्टपोन कर रहे हो। पोस्टपोन करने का वर्ड क्या होता है, डेफर कर रहे हो। डेफर करने का मतलब क्या है, आपने क्या किया, डिले कर दिया। फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑफ कर दिया, डिले कर दिया। होल्ड ऑफ कर दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, डिले कर दिया कि हम इस चीज़ को बाद में करेंगे। हाँ, डिले करने के बाद प्रोक्रेस्टिनेट बहुत बार पढ़ लिया हमने, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, डिले कर दिया, बाद में कर लेंगे, इस चीज़ को अभी नहीं करते हैं। अगले पर आते हैं, प्लेग। प्लेग क्या होता है, एक ना बीमारी थी जिसकी वजह से सूरत में ये बीमारी आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को की डेथ हो गई थी। फिर दांतों में भी एक डेंटल प्लेग होता है, उसमें क्या होता है, येलो येलो सी चीज़ें जम जाती हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये बीमारी है, तो ये नाउन होता है तो बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, डिसीज होती है। जब ये वर्ब होता है, बीमारी हमको क्या करती है, परेशान करती है। तो जब ये वर्ब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, परेशान करना। तो टू कॉज कॉन्टिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस, तो लगातार किसी को परेशान करना, एफ्लिक्ट करना, टॉर्मेंट करना, ट्रबल करना, मीन्स लगातार आप किसी को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे प्लेग कर रहे हो। और क्या वर्ड्स लिख सकते हैं परेशान करने के, हाँ, इन्फ्लिक्ट भी किसके लिए यूज़ करते हैं, दर्द देने को ही इन्फ्लिक्ट यूज़ करते हैं, कि कोई किसी को दर्द दे रहा है, इन्फ्लिक्ट कर रहा है। परसिक्यूट करना, परसिक्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ आप गलत एक्शन ले रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको दर्द दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। एंटोनिम्स, रिलीफ कर दिया आपने, कंफर्ट दे दिया, सूद कर दिया, सूद कर दिया, सुकून देने के तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं हमें, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सुकून देने के वर्ड्स बहुत दिनों से नहीं करे। सुकून दिया मतलब क्या किया, दर्द को क्या किया, मिटिगेट कर दिया, क्या किया, प्लैकेट कर दिया, पैसिफाई कर दिया, पैलिएट कर दिया, प्रोपिशिएट कर दिया। इन सब का मीनिंग क्या है, ये सारे पी वाले वर्ड्स हैं, कि दर्द को कम कर दिया। और अब ए वाले वर्ड्स लिखने की कोशिश करते हैं। दर्द को क्या कर दिया, एले कर दिया, दर्द को एसुएज कर दिया, एलिविएट, एलिविएट कर दिया, एमेलियोरेट, और कोई वर्ड याद आ रहा है, ट्रैंक्विलाइज कर दिया, राइट, लल कर दिया। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, सुकून दे दिया, दर्द कम कर दिया। आगे बढ़े, चलो। तो जो वाटर शॉर्टेजेस हैं, जो पानी की कमी है, वो क्या कर रही है, परेशान कर रही है बहुत सारी सिटीज को, पूरी की पूरी कंट्री भर में बहुत दिक्कत दे रही है। मैम मॉलिफाई नहीं लिखा आपने, हाँ मॉलिफाई कर दिया, राइट, काम कर दिया, रिलैक्स कर दिया। अगला वर्ड इंट्रिंसिक, दो चीजें होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वर्ड और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या डिफरेंस है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, लास्ट में आईसी लग रहा है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इंट्रिंसिक मीन्स जो एक्चुअल में अंदर से है, मतलब आपका नेचुरल पार्ट है, वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक। कुछ चीज बाहर से देनी पड़ रही है, वो क्या हो गई, एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मीन्स कोई चीज जो नेचुरली आपके अंदर है, इसेंशियल को भी इंट्रिंसिक बोलते हैं। इनहेरेंट है, अंदर से है, इनेट है, फंडामेंटल है, मतलब अंदर से है। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से है। एक्सट्रिंसिक आपने बाहर से सीखा, एक्वायर किया है, एक्सटर्नल किया है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है इंट्रिंसिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नेचुरल पार्ट होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, कि वहाँ की जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में रूट वर्ड क्या है, डेमो। डेमो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पीपल। क्रेसी और आर की रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्रेसी एंड आर की आर व्हाट, रूल। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया, ऐसी सरकार जहाँ पे लोग सरकार को चुनते हैं, रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल इज डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है,
ऑटोक्रेसी में क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है, मतलब एक इंसान अपने हिसाब से रूल करता है, लोगों की नहीं सुनता, उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। या फिर क्या बोलते हैं उसको, डेस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। इसमें ऑटो रूट वर्ड है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। डिक्ट रूट वर्ड है, डिक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू टेल। आप किसी को बोल रहे हो तो दैट इज व्हाट, टेल कर रहे हो मीन्स डिक्ट। मोनार्की सभी को समझ में आ रहा होगा, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो जब एक इंसान रूल करे, मतलब राजा हो वहां पे, उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की, मीन्स रूल बाय मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब होता है किंग। तो जहाँ पे किंग रूल करे, मोनार्की हो गया। एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे अमीर लोग रूल करते हैं, रूल बाय रिच पीपल इज प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्की क्या होता है, जब कुछ लोग मिलकर रूल करते हैं, दैट इज ओलिगार्की, रूल बाय अ फ्यू पीपल। कुछ लोग मिलकर रूल कर रहे हैं, ओलिगार्की हो गया। फिर एरिस्टोक्रेसी होता है, जब हाई क्लास के लोग मिलकर रूल करते हैं, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एब्सिमल मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब। तो कोई चीज अगर एब्सिमल है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा खराब है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में एल लग रहा है, इसका मतलब ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। कैसी, एक्सट्रीमली बैड और अपॉलिंग। टेरेबल है, ड्रेडफुल है, अपॉलिंग है, मीन्स हद से ज्यादा खराब है। हद से ज्यादा खराब है तो कैसी है, हॉरिबल है, घासली है, बहुत ही खराब है, ऑफुल है। ऑफुल मीन्स बहुत ही खराब है। हॉरेंडस है, हॉरेंडस बहुत ही खराब है, ऐसी खराब है कि आपको नफरत हो गई है उस चीज से। एबॉमिनेबल है, हद से ज्यादा खराब है। फिर खराब के वो वाले वर्ड्स भी होते हैं ना, हीनस है, सॉर्डेड है। सॉर्डेड शब्द का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घिनौनी है, मतलब हद से ज्यादा कैसी है, हद से ज्यादा खराब है। फिर देखने में कोई चीज खराब होती है तो उसके लिए एक वर्ड होता है शॉडी, मीन्स देखने में वो चीज खराब है। एक और वर्ड होता है, खराब का ही होता है, इसका सिनोनिम हम मान सकते हैं, ग्रिम। ग्रिम का मतलब क्या होता है, बहुत ही सीरियस चीज है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, एट्रोशियस वर्ड भी लिख सकते हैं, एट्रोशियस इज ऑल्सो व्हाट, खराब है। नास्टी भी लिख सकते हैं, खराब है। एग्रेगियस भी लिख सकते हैं, राइट। एग्रेगियस भी क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ बहुत ही खराब है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसी टोन के हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी नेगेटिव इन नेचर। याद रहेंगे, चलो। एंटोनिम्स, एक्सेलेंट है, कमेंडेबल है, एडमायरेबल है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही तारीफ के लायक है। तारीफ के लायक के कुछ सिनोनिम्स बता दो, या फिर तारीफ करने के सिनोनिम्स बता दो। चलो, कमेंड कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो। ई के कौन कौन से तीन वर्ड्स थे, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, एग्जल्ट कर रहे हो। फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, आप तारीफ कर रहे हो। इतनी तारीफ कर रहे हो कि मतलब आप उस इंसान को रिस्पेक्ट करने लग गए हो। तो रिस्पेक्ट करने का शब्द क्या होता है, वेनरेट कर रहे हो। वेनरेट करना इस तारीफ करना, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो। उसको हेल, हेल करने का मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना। एक्लेम कर रहे हो, मतलब भर भर के खूब सारी तारीफ कर। तो जो खराब स्टेट थी हेल्थ केयर सिस्टम की अर्बन एरियाज में, वो कंसर्निंग है, वो चिंताजनक है। इंसिपिड बहुत बार पढ़ लिया मैम। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, फीका। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव जिसके अंदर कोई टेस्ट ही ना हो। कैसा है इंसिपिड चीज, कैसी होती है, फीकी होती है, डल होती है, बोरिंग होती है, क्या होती है, टीडियस होती है, मंडेन होती है,
अनइंस्पायरिंग होती है, मतलब कैसी होती है, बड़ी ही बोरिंग सी होती है, मतलब उसके अंदर कोई भी जान ही नहीं होती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। अगर वैसे वर्ड्स लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, क्लीशे, बैनल, प्लैटिट्यूड, और क्या था, हैकनीड, मीन्स बहुत ही ज्यादा, वैपिड लिख सकते हैं, हाँ ब्लैंड लिख सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई नयापन ही नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस लिख सकते हैं, राइट। ड्रैब लिख सकते हैं, हमड्रम लिख सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी एनर्जी ही नहीं है, बड़ी बोरिंग सी है। अनइंस्पायरिंग तो लिख ही लिया बेटा, हाँ, मीन्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, सारे के सब, मतलब टोन कैसी होगी, सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हो गए। लैक लस्टर लिख सकते हैं, राइट, लैक लस्टर है, कोई चमक ही नहीं है उसके अंदर, विगर ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, डल है। अच्छा, इसके एंटोनिम्स बताओगे मुझे? कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग सी है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है, तो क्या बोलेंगे उस चीज को, कैसी है, एक्साइटिंग है। अगर खाने की बात कर रहे हैं तो सेवरी है, पैलेटेबल है, पैलेटेबल मीन्स बढ़िया। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जेस्टी होना, जेस्टी होना मीन्स फुल ऑफ एनर्जी होना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी। डिलेक्टेबल है मीन्स बढ़िया है, अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन से, पैशनेट हो, अगर किसी इंसान की बात कर रहे हो तो पैशनेट है, आर्डेंट है, एविड है, एंथुजियास्टिक है, जेलस है, वोरेशियस है, इनविगरेटिंग है, एनिमेटेड है, लाइवली है, वाइब्रेंट है, मीन्स क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी क्या है उसके अंदर, भर भर के एनर्जी है। फिर वो सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे। बोरिंग चीज अट्रैक्टिव होते तो अट्रैक्टिव वाले सिनोनिम्स भी सारे आ जाएंगे। अट्रैक्टिव वाले कौन कौन से सिनोनिम्स थे, याद करवाना मुझे। अट्रैक्टिव है तो क्या है, बी विचिंग है, एंथ्रॉलिंग है, मेस्मराइजिंग है, याद करवाओ। और क्या वर्ड्स थे, एंटाइसिंग है, ल्योरिंग है, अल्योरिंग है, टेम्पटिंग है, कैप्टिवेटिंग है, फैसिनेटिंग है, मतलब क्या है, वो चीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको अपनी ओर खींचे जा रही है। एक वर्ड होता है कैरिज्मेटिक है, मीन्स आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे। चार्मिंग है, राइट, स्टनिंग है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब स्पेक्टैक्युलर है। स्पेक्टैक्युलर शब्द का मीनिंग क्या होता है, देखने दिखाने लायक। इसमें रूट वर्ड होता है स्पेक, स्पेक रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो चीज देखना, स्पेक मीन्स देखना। एक और वर्ड होता है इंट्रिग्यूइंग है, इंट्रिग्यूइंग का मतलब क्या होता है, आपकी जिज्ञासा जाग रही है उसको देख के, मतलब आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उस चीज की तरफ। तो एक्साइटिंग है, फ्लेवरफुल है, लाइवली है, विवेशियस है, एक बच्चे में विवेशियस भी राइट वर्ड है, मीन्स फुल ऑफ एनर्जी हो आप। तो जो स्पीच थी वो इतनी बोरिंग थी कि ऑडियंस जाग ही नहीं पा रही थी, ऑडियंस को नींद आ रही थी, इतनी स्पीच वो बोरिंग थी। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। इकोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। फोबिया इज व्हाट, फियर। तो अगर इकोफोबिया है मतलब आपको घर का डर है या आसपास के एरिया का डर है, इकोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब आपको बंद जगहों का डर है।
तो अगर आपको बंद जगहों का डर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। रूट वर्ड है क्लॉस, क्लॉस का मीनिंग होता है क्लोज्ड, तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। किस चीज का फियर है? बंद जगहों का। अच्छा, अगर ओपन जगह का डर होता है उसको क्या बोलते हैं? ओपन जगह के डर को बोलते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, खुली जगहों का जो डर होता है। हाइट्स के डर को क्या बोलते हैं? हाइट्स का डर होता है एक्रोफोबिया। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इट इज व्हाट? एक्रोफोबिया। एनिमल से डर लगता है जूफोबिया। क्लोज्ड प्लेसेस से डर लगता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। स्टेप अप टू, इसका मतलब क्या है? आपको बोला गया कि आपको ऐसा करना है और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, आपने उस जिम्मेदारी को अपने सर पे लिया। यू स्टेप्ड अप टू इट मीन्स टू टेक ऑन अ चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो जब बारी आई जिम्मेदारी लेने की, आपने जिम्मेदारी ली। सॉर्ट थ्रू, आपको बहुत सारे सामान दिए गए हैं, उसमें से आपने कुछ कुछ छांट लिए, तो छांट लेने को क्या बोलते हैं? छांट लेने को बोलते हैं सॉर्ट थ्रू। कम डाउन टू मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपने एक डिसीजन ले लिया। इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, मतलब बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद एक पॉइंट पे आप आ गए। स्टिक टू, आई विल स्टिक टू इट, मैं इसी चीज पे बनी रहूंगी, मैं चेंज नहीं होने वाली हूँ। तो टू रिमेन विद अ पर्टिकुलर चॉइस और डिसीजन, एक ही डिसीजन को फॉलो करना। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। पहला है ऑन द सेम वेवलेंथ, वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ। इसका मतलब क्या? जो मैं सोच रही हूँ वही आप भी सोच रहे हो, मतलब हम दोनों की जो थिंकिंग है वो सेम है। तो टू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड व्यूज विद समवन, सेम व्यूज होना, सेम अंडरस्टैंडिंग होना। ऑन द सेम बोट क्या होता है? अगर दो लोग सेम बोट पे हैं, इसका मतलब क्या है? उन दोनों की कंडीशन सेम है, दे आर फेसिंग सेम कंडीशंस। ब्रेक द इंटरनेट, किसी ने इंटरनेट तोड़ दिया, मतलब वो चीज़ वायरल हो गई। तो कोई चीज़ अगर वायरल हो गई तो उसका मतलब उसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मोनालिसा अचानक से कुंभ मेले में वायरल हो गई थी, तो शी ब्रोक द इंटरनेट। बेंड ओवर बैकवर्ड, आप ऐसे हो, आप अब इस बस में आप जा रहे हो, बस में जगह नहीं है, लेकिन जो सामने वाला इंसान चढ़ रहा है इसके लिए आप पीछे की तरफ बेंड हो गए। तो इसका मतलब क्या? आप बहुत मेहनत कर रहे हो जिससे कि आप सामने वाले इंसान की मदद कर सको। टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू हेल्प और अकोमोडेट समवन। ब्रिंग टू द टेबल, क्या लेके आए हो भाई तुम टेबल पे, मतलब तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर आप कोई चीज़ को अच्छी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो मीन्स वो उस चीज़ को आप टेबल पे ला रहे हो। मैम IIT बाबा भी। ऑफ द हुक, आप लटके हुए थे, अब आपको हुक से हटा दिया गया है, मतलब आप जो लटके हुए थे आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, इसका मतलब यू आर ऑफ द हुक नाउ। क्लियर सभी को? समझ में आया? पहले वोकैबलरी सारी, वोकैबलरी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने लग गया है, बट मेरी कोशिश यही है कि वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बता दूं जो एग्जाम्स में लगातार आ रहे हैं, है ना, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते करते हमको याद भी हो जाए। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बिल्डिंग इंक्लूसिव क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडिया सिटीज़। तो हम क्या बना रहे हैं? क्लाइमेट को लेके स्ट्रेंथ बना रहे हैं। क्लाइमेट हमारा मतलब क्या रहे? क्लाइमेट रिकवर कर जाए, मतलब क्लाइमेट में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इंक्लूसिव में सबको साथ में लेके चलना। तो इंडिया के शहरों में हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाने की बात कर रहे हैं कि जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, तो ये जो बिल आया 2024 का, जिसको लोकसभा में पास किया गया था दिसंबर 2024 में, ये बहुत ही ज्यादा वादा करता है कि ये लड़ेगा, कॉम्बैट मीन्स लड़ेगा, किस चीज से लड़ेगा, जो बढ़ती हुई क्लाइमेट के वोज हैं, वोज मीन्स प्रॉब्लम्स हैं, तो बढ़ती हुई प्रॉब्लम से लड़ेगा जो कि प्लेग कर रहे हैं, प्लेग मीन्स परेशान कर रहे हैं इंडियन सिटीज को, शहरों को परेशान कर रहे हैं। 2024 में लाइक मैनी ऑफ द ईयर्स प्रिसीडिंग, बहुत सारे साल निकले जो 2004 से पहले के थे, प्रिसीडिंग मीन्स उससे पहले वाले साल थे। सिटीज ने एक्सपीरियंस किया, क्या क्या शहरों ने एक्सपीरियंस किया, सिवियर वाटर शॉर्टेज, बहुत ही ज्यादा पानी की कमी हो गई, बाढ़ आई, साइक्लोन्स तूफान आए, एंड एक्सट्रीम हीट, और हद से ज्यादा गर्मी हुई। हाउएवर, लेकिन द मिसमैनेजमेंट ऑफ दीज एक्सट्रीम इवेंट्स, इतने खराब इवेंट्स हुए, इनका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ, ये जो है इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबली मीन्स इनसेपरेबली, मीन्स हम इसको इस बात से अलग नहीं कर सकते। किस बात से अलग नहीं कर सकते, ये लिंक्ड है टू द इनएबिलिटी, कि सक्षम नहीं थे। कौन सक्षम नहीं थे, वो सरकार सक्षम नहीं थी जो सिटीज को गवर्न कर रही थी, कि वो अच्छे से रिसोर्सेज एलोकेट कर पाए, रिसोर्सेज को बांट पाए, प्लानिंग कर पाए अच्छे से, या फिर रिस्पॉन्ड कर पाए, जवाब दे पाए क्लाइमेट चेंज का। तो ऑथर ने पूरी जिम्मेदारी किस पे डाल दी, गवर्नमेंट पे डाल दी, गवर्नर जो लोग गवर्न कर रहे हैं सिटीज को, उनके ऊपर डाल दी कि भाई आप क्यों अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, आप क्यों पहले से प्लानिंग नहीं कर पाए, आप क्यों अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, आप क्यों पहले से रिसोर्सेज को अच्छे से बांट नहीं पाए। तो जो प्रपोज में जो प्रस्ताव दिया गया है, जो अमेंडमेंट है, जो चेंज का प्रस्ताव दिया गया है, उसका जो डिक्री है, डिक्री मीन्स जो रूल है, तो अमेंडमेंट्स का जो डिक्री है मतलब जो रूल आया है, वो स्टैब्लिश क्या करना चाह रहा है, किस चीज को स्टैब्लिश किया जाएगा, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। अर्बन मीन्स शहरों में जो आपदा आ रही है उसको मैनेज करने के लिए पूरी की पूरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये एक वेलकम स्टेप है, हम इसको दिल खोल के वेलकम करते हैं, बट इट रिस्क, लेकिन खतरा किस चीज का है, खतरा है कि ये परपेचुएट करेगा, परपेचुएट मीन्स कंटिन्यू करवाएगा, दी एक्सक्लूजन, कि ये हटा देगा किस चीज को, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स मीन्स जो लोग जैसे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, या फिर जो लोग ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जो फॉर्मल मेथड, फॉर्मल नहीं है, मतलब जो बहुत ही इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, विद अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच। और इनकी अप्रोच कैसी रहेगी, बिजनेस एज यूजुअल। बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। विद नियरली 1 in 5 अर्बन इंडियंस, 5 में से हर एक इंडियन जो है इनफॉर्मल एरियाज में रहता है, पक्के घर नहीं होते हैं या ऑर्गेनाइज्ड घर नहीं होते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं जो इनफॉर्मल एरियाज में रह रही हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एरियाज में रह रही हैं, वो फ्रंट लाइन्स में, मतलब उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका, क्लाइमेट चेंज का। सही बात है भाई, बहुत तेज़ बारिश आती है तो भाई जो लोग पक्के घरों में रह रहे हैं उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, या जो लोग के पास पक्का घर नहीं है, या जो लोग इनफॉर्मल एरियाज में रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे पड़ेगा। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये कम्युनिटीज़ जो है फ्रंट लाइन पे है क्लाइमेट चेंज की, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं कम्युनिटीज़ को झेलना पड़ता है। तो ये जो बिल आया है ये इन कम्युनिटीज़ के लिए ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिस्क ये है इस बिल का, रिस्क क्या है कि ऐसे सेटलमेंट्स को ये इग्नोर ही कर देगा। समझ आया पैसेज सभी को? मैम अब तो एडिटोरियल का पैसेज भी ना केक वॉक लगने लग गया है, ईजी लगने लग गया है। अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो आपको पेपर तो बहुत ही ईजी लगेगा। चलो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताओ। इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो मुझे, इंक्रीजिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, वोस का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, हीट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग कर लेते हैं। चलो
इस ऑफर्स का सब्जेक्ट क्या है, तो कोई ये कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बिल है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया था। वोज नाउन है, क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये V1 + ing है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हीट आपका नाउन है, इसका सब्जेक्ट है मिसमैनेजमेंट, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। मिसमैनेजमेंट के अनकाउंटेबल था, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई इसका सब्जेक्ट क्या है, डिक्री, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, डिक्री सिंगुलर था, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई इस। पार्सिंग कर लेते हैं, विद आपका प्रेपोजिशन हो गया, नियरली एडवर्ब है, विद नियरली वन, नहीं नियरली एडवर्ब नहीं हो यहाँ पे, वन क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे नियरली किसका रोल प्ले कर रहा है, विद नियरली 1 in 5 अर्बन एरियाज, नियरली यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वन क्या है, प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। वैसे एक्चुअल में ना ये एडवर्ब होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इन प्रेपोजिशन हो गया, 5 एडजेक्टिव है, अर्बन एडजेक्टिव है, इंडियंस नाउन है, लिविंग वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, इनफॉर्मल एडजेक्टिव है, एरियाज नाउन है, दीज एडजेक्टिव है, कम्युनिटीज नाउन है, आर वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, फ्रंट लाइन्स नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है। क्लाइमेट चेंज को पूरा नाउन भी मान सकते हो, या फिर क्लाइमेट को अलग और चेंज को अलग भी कर सकते हो, क्लाइमेट ना एडजेक्टिव और चेंज नाउन कर सकते हो। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। हाउएवर, लेकिन प्लानिंग एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, जब प्लानिंग की जाती है उस डिजास्टर को लेके, रिस्पॉन्स का को प्लान किया जाता है, मतलब कैसे हम उसको डील करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड मीन्स हटा दिया जाता है इन सेटलमेंट्स को, तो जो अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स उनको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। लीविंग मिलियंस, इसकी वजह से क्या होता है, मिलियंस ऑफ लोग जो होते हैं उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो रिसोर्सेज नहीं मिलती, वो सर्विसेज नहीं मिलती जो ज़रूरी होती हैं क्लाइमेट रिस्क से लड़ने के लिए। वेदर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, झेलने के लिए। बिटवीन 2020 एंड 2035, मतलब इन 15 सालों में 200 मिलियन लोग जो हैं आर प्रोजेक्टेड, ऐसा उम्मीद है, प्रोजेक्टेड मीन्स एक्सपेक्टेड, तो ऐसी उम्मीद है कि टू मूव टू इंडियन सिटीज़, कि ये इंडियन शहरों में मूव कर जाएंगे। ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मीन्स दिखाता है, क्या दिखाता है, द ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मीन्स ह्यूज, पोटेंशियल का मतलब क्या है, पावर या पॉसिबिलिटी, दोनों मतलब होते हैं पोटेंशियल के, कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी, कि कितनी ज़्यादा उनके अंदर कैपेसिटी है, किस चीज़ की कैपेसिटी है, दैट दे हैव टू शेप, कि उनको शेप करनी होगी इंडिया की सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या, ऐसा डेवलपमेंट जो नुकसान ना पहुंचाए किसी, जिसको चलता रहे, वो ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मीन्स रास्ता। दिस रैपिड, रैपिड मीन्स फास्ट, ये जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरों में जो लोग मूव कर रहे हैं, जो शहर डेवलप हो रहे हैं, ये प्रेजेंट करता है, सामने रखता है एक ये चैलेंज भी है, एक प्रॉब्लम भी है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक अवसर भी है। सिटीज़ मस्ट इंटीग्रेट, शहरों को इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेट मीन्स इंक्लूड करना चाहिए, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट को भी, मतलब इनफॉर्मल जो
इन्वायरमेंट्स हैं, इनफॉर्मल जो लोगों के सेटलमेंट्स हैं, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की जो रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज हैं, जो लॉन्ग टर्म वो सिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, क्लाइमेट से लड़ने की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उनमें फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती की बात है, सेवरल होम ग्रोन, ऐसे बहुत सारे होम ग्रोन मीन्स हमारे खुद की कंट्री के सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी हैं हमारे पास। इन द रिसेंटली लॉन्च रिपोर्ट, अभी अभी एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट का नाम था फ्रॉम इन्फॉर्मेलिटी टू इम्पैक्ट, द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ स्केलिंग अर्बन रेजिलियंस इन्फॉर्मेशन। कितना बड़ा नाम है भाई रिपोर्ट का। तो ये पूरा का पूरा नाम था। पहले मैं इस रिपोर्ट के नाम के आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ। अनटैप्ड मीन्स जिसको अभी तक हमने पाया नहीं है, पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी है, स्केलिंग मीन्स बड़ा करना है, अर्बन मीन्स शहरों का, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ, इनोवेशन मीन्स कुछ नया करना इनफॉर्मल सेटलमेंट में, ट्रांजिशंस का मतलब होता है चेंज, ग्लोबल इस दुनिया भर का, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ, पार्टनरशिप। तो इस पूरी रिपोर्ट का ये नाम है। इन्होंने असेस किया, असेस करने का मतलब क्या आता है, इवैल्यूएट किया, जांच करी। किसकी जांच करी? 130 से ज़्यादा स्ट्रेंथ सॉल्यूशंस की जांच करी, जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट्स में, शहरों में, कहाँ पे? ग्लोबल साउथ में, दुनिया भर के साउथ में। तो एक रिपोर्ट आई जिसने जांच करी कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में मूव करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो उनके हिसाब से भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। बेटा जो नई वोकैबुलरी आ रही है ना, उसको नोट डाउन करते हुए चलो। चलो, और अगर वो कैप प्रोडिजी की बुक है तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसमें वो सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। द रिपोर्ट यूजेस, रिपोर्ट क्या यूज करती है? स्केलेबल सोल्यूशन। स्केलेबल का मतलब क्या है? जिनको हम बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, ऐसे सोल्यूशंस यूज करती है दैट आर ऑलरेडी यील्डिंग रिजल्ट्स। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग, जो कि ऑलरेडी रिजल्ट्स दे रही है इन कंट्रीज। कैसी कंट्रीज में? जैसे कि इंडिया है, विद लेसन्स टू, लेसन्स दिए जा रहे हैं इंश्योर करने के लिए कि इम्पैक्टफुल, इम्पैक्ट पड़ने वाले रेजिलियंस आउटकम्स आए, स्ट्रेंथ बने उन शहरों में एट स्केल। एट स्केल मीन्स बड़े लेवल पे। सॉल्यूशंस जो कि साथ में मिलके बनाए गए हैं, किन के साथ में मिलके बनाए गए हैं? कम्युनिटीज के साथ मिलके बनाए गए हैं, और जिनको बनाया गया है लोकल नॉलेज के ऊपर, मतलब वहाँ के लोगों की नॉलेज के हिसाब से, ये जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दे सकते हैं। कम्युनिटीज़ जो हैं, जो लोग हैं जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, वो क्या डेवलप करते हैं? अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं, मतलब अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से, जो बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य इंसाइट्स दे सकते हैं। इंसाइट्स मीन्स नॉलेज दे सकती है किस चीज़ में, कि किस तरीके से रेजिलियंस बनाना है कि हम बहुत जल्दी से रिकवर कर पाए। जोधपुर में, राजस्थान में, जो महिला हाउसिंग ट्रस्ट है और एक नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है वहाँ की लोकल विमेन के साथ कि वो मैप कर सके कि कहाँ बहुत ज़्यादा हीट की रिस्क रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बनाया? जोधपुर हीट एक्शन प्लान बनाया, जो कि पहला ऐसा प्लान है राजस्थान में जो क्या कर रहा है? एक डिटेल्ड, गहराइयों में जाके वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मीन्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, इस चीज़ को वो इवैल्यूएट कर रहा है। किस चीज़ का खतरा है? गर्मी बढ़ने का खतरा है। जब हम लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, तो जो मतलब इस
इनिशिएटिव ने क्या किया, लोगों को इन्वॉल्व कर लिया डेटा को कलेक्ट करने में। तो इस इनिशिएटिव ने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट, की का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट अडेप्टिव रिसोर्सेज कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इतनी गर्मी से, जैसे कि कौन कौन से हेल्थ सेंटर्स हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। इससे क्या हुआ, सिटी सक्षम बन गया कि वो प्रायोरिटाइज कर पाए, मतलब सबसे पहले वहाँ पे कदम उठा पाए, इंटरवेंशन मीन्स कदम उठा पाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑथर ने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, बोला कि वहाँ के लोकल लोगों से ही बात करके पता लगाया कि कहाँ कहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गर्मी के रिस्क पे हैं। तो उनके हिसाब से प्रोग्राम्स बनाए गए और जहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ रही है सबसे पहले वहाँ पे स्टेप उठाया जाए। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर लें। समझ आया पैसेज सभी को? एनालिटिकल तो थी, सोल्यूशन ओरिएंटेड टोन है। हम क्या करें, सॉल्यूशन की ऑथर बात कर रहे हैं, ऑथर किसी की बुराई नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे, ऑथर बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। चलो क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, आई होप सभी लोग आंसर दे पाएंगे। अगर पैसेज समझ में आया तो बता पाएंगे, अगर आप लोगों को पैसेज समझ में आया तो आसानी से बता दोगे आज के क्वेश्चन का आंसर। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल को बनाया गया जिससे कि क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए इंडियन सिटीज में, सही बात है। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है उनको ज़्यादातर एक्सक्लूड किया जाता है अर्बन प्लानिंग से, डिजास्टर रिस्पॉन्स से, बिल्कुल सही बात है। रैपिड अर्बनाइजेशन कोई चैलेंज नहीं लेके आ रहा, गलत हो गया, आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को लेके पैसेज ने क्या सजेस्ट किया है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज दे सकता है, सही बात है। कम्युनिटीज़ जो है अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस डेवलप कर लेती हैं, सही बात है। अननेसेसरी है, फिर से गलत हो गया, आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर हीट एक्शन प्लान के बारे में ऑथर ने क्या बोला है, इसने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को हटा दिया, नहीं, ये पहला है राजस्थान में जिसने ओवरऑल एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया है, सही लग रहा है। कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट पे है, नहीं, आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे। अब हम स्किमिंग करेंगे, स्किमिंग से पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट इतने लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जजेस डिलेमा, डिलेमा का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूजन, तो जजेस का कंफ्यूजन क्या है, चलो देखते हैं। जुडिशरी और उसकी जिम्मेदारी के ऊपर अब ऑथर बात करने वाले हैं। स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, है ना। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग, एवरीवन ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया बताएंगे। मैम वोकैब प्रोडिजी बुक को कैसे पढ़ना है, आप यूट्यूब पर टाइप करो हाउ टू रीड वोकैब प्रोडिजी, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कोई भी एक वीडियो देख लेना बेटा। लोकपाल का जो जजमेंट आया कि हाईकोर्ट जजेस जो हैं जूरिडिक्शन के हिसाब से काम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि वो अपने ही मोशन को के ऊपर स्टे कर दे, इसने एक सवाल उठाया। चलो देखते हैं इशू क्या है। इशू ये है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जिम्मेदारी। कोर्ट जो है, गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, उनको लोकपाल का डिसीजन डिस्टर्बिंग लगा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कमज़ोर हो जाएगा अगर जजेस जो है लोकपाल को जवाब देंगे, हालांकि वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं इस एक्ट के अंदर। लोकपाल का जो व्यू है वो ऊपर ऊपर से भी गलत लग रहा है, कोई भी इस चीज़ ये नहीं कह सकती
कि सुपीरियर कोर्ट सजेस्ट सुपीरियर कोर्ट जजेस वर एवर कंसिडर्ड टू बी अंडर इट्स रेमेन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहती कि वो उसके अंदर आएंगे। तो बेसिकली मेन आइडिया वही है कि लोकपाल का जजमेंट आया, लोकपाल रूलिंग क्या कहती है कि जजेस को लोकपाल की बात माननी पड़ेगी। क्या जजेस को लोकपाल की बात माननी पड़ेगी? ऑथर ने बोला ये बात बिल्कुल गलत है। अगर जजेस को लोकपाल की बात माननी पड़ेगी तो जजेस का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहे कि जजेस जो है लोकपाल के अंडर आएंगे या लोकपाल के जुडिक्शन के अंडर आएंगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इस बात को सजेस्ट करती है। तो जो लोकपाल का जो डिसीजन आया है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। दिस वॉज द मेन आइडिया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया बताएंगे। प्राइमा फेसिस पहली नजर में। सिर्फ स्किमिंग कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, गहराइयों में नहीं जा रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? पिछले महीने लोकपाल, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने हेड किया था, उन्होंने करप्शन कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी थी जो इनके खिलाफ थी, इस ग्राउंड पे कि ये जो लोकपाल एक्ट है इसमें जजेस को के बारे में चीज़ें नहीं होती हैं, और कोई भी जो मेंबर्स हैं वो जो कि मेंबर्स हैं किसी बॉडी के, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लेकिन हाई कोर्ट जजेस के रिस्पेक्ट में उसने बोला हाई कोर्ट जजेस जो हैं लॉ से क्रिएट होते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उसके जो जजेस हैं वो लोकपाल एक्ट के अंदर आते हैं। जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब कोर्ट ने इस केस में बोला था कि कोई भी केस जो उनके बिना नहीं रजिस्टर हो सकता सीजीआई को कंसल्ट किए बिना। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि जजेस पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं इस एक्ट के अंदर। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यही है कि पहले एक बार एक कंप्लेन हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो उस समय क्या हुआ था, लोकपाल ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बोला था कि भाई मैं जो हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ऐसा लोकपाल ने बोला था पिछली बार। दूसरी बात क्या थी कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहले भी हमने देखा है, पहले के केस में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हो सकती जब तक सीजीआई से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट ना किया जाए। हालांकि एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, उसमें बोला जाता है कि जजेस भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, तो उस बात को माने तो आ सकते हैं वो उस चीज़ के स्कोप के अंदर। अदरवाइज हमेशा से बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके खिलाफ कोई भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट ना किया जाए। लोकपाल भी नहीं कर सकता, और इसीलिए लोकपाल ने पहले भी एक करप्शन की कंप्लेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। लास्ट मैम, लोकपाल क्या, आप लोगों को याद होगा ना, एक अन्ना हजारे आए थे, उन्होंने एक लोकपाल बिल बनाया था। तो लोकपाल क्या होता है, मतलब बेसिकली लोकपाल क्या है? लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी है इंडिया में, जो सारे करप्शन के जो केसेस होते हैं उनको डील कर रही है। तो जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस होते हैं वो किसके पास जाते हैं? लोकपाल के पास जाते हैं। हाँ जी, क्या समझ में आया मेन आइडिया? इस प्रिंसिपल बेस्ड लोकपाल ने रेफर की कंप्लेन सीजीआई के पास, फिर वो कंप्लेन सीजीआई के पास गई। जब उनको रिव्यू किया गया तो टाइम आ चुका है कि हम इस अकाउंटेबिलिटी के इशू को देखें। मैटर अब कोर्ट डील कर रहा है, एक प्रोसीजर चल रहा है। अगर चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के या सीजीआई जो है या प्रेसिडेंट जो उनको कंप्लेन मिलती है तभी इनिशिएट होगा।
अगर चार्जेस सही हैं तो जजेस को रिसाइन करने के लिए बोला जाएगा, उनको जुडिशियल काम नहीं दिया जाएगा, उनका रिमूवल रिकमेंड किया जाएगा। ये सारे ऑप्शंस हैं। कुछ जजेस को ट्रांसफ़र भी किया जाता है, लेकिन करप्शन चार्ज रीज़न होता है, ये बात कभी पता नहीं होती। कोर्ट को देखना होगा कि जो मैकेनिज्म है वो इनफ है या नहीं, या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला कि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अकाउंटेबिलिटी, एक होता है इंडिपेंडेंस। ये दोनों चीज़ें ना आपस में कॉन्ट्रारी हैं। मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दोगे तो जिम्मेदारी कैसे रहेगी कि वो जज सही काम करे, और अगर अकाउंटेबिलिटी करोगे कि नहीं तुम्हें जवाब देना है तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। तो ऑथर ने क्या बोला, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जजेस की अकाउंटेबिलिटी पे भी और इंडिपेंडेंस पे भी, कि वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर पाए और जो वो काम करें उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। अब कोई जज अगर करप्शन करता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो बोल दो कि उस जज को रिजाइन करने के लिए बोल दो, या फिर उसको कोई जुडिशरी का काम मत दो, या फिर बोलो कि उसको हटाया जाए, उसका प्रोसेस शुरू करवा दो। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो अवेलेबल है। कभी कभी ट्रांसफर भी कर दिया जाता है जजेस को एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो ट्रांसफर क्या करप्शन के चार्जेस की वजह से होता है नहीं होता ये बताया नहीं जाता। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। देखते हैं क्या हम कर पा रहे हैं स्किमिंग से क्वेश्चंस का आंसर। लोकपाल ने बोला कि मैं हाई कोर्ट के जजेस पे तो मैं एप्लीकेबल हूँ। हाँ, हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल है क्योंकि वो पार्लियामेंट के लॉ से बनता है, सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो सही लग रहा है ये तो। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की जजमेंट को रोक दिया। हाँ, लिखा हुआ था अपने, उन्होंने अपने सुओ मोटो मींस खुद से, तो खुद ही एक मोशन किया, मतलब खुद ही से रोक दिया। नहीं समझ आया। लोकपाल का जो एक्ट है वो एक्सप्लिसिटली क्लियरली सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड करता है क्या, इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है। सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर नहीं आता। तो आंसर इज व्हाट, फर्स्ट और सेकंड, दैट इज डी। कोई परेशानी, सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, हाई कोर्ट उसके अंदर आता है। ये देखो, कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। हाउएवर हाई कोर्ट्स पे अप्लाई हो सकता है। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसको हटा दिया था, ये भी लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट के ऊपर जजेस, हाई कोर्ट जजेस को लेकर लोकपाल का व्यू क्या है। मैम हमने इंक्लूड को एक्सक्लूड पढ़ लिया था। हाई कोर्ट के जजेस को लेके लोकपाल का व्यू क्या है, हाई कोर्ट पे तो एप्लीकेबल है कि भाई ये तो स्टैट्यूटरी होती है, मेरे अंदर आती है। नहीं आते, गलत लिखा हुआ है। नॉट पार्ट, गलत लिखा हुआ है। एग्जेम्प्ट है, नहीं, ये मेरे जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। आंसर इज, मजा आया आज का स्किमिंग करने में। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए। ऑन द सेम वेवलेंथ, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही आप सोच रहे हो। ब्रेक द इंटरनेट, वायरल हो गए। बेंड ओवर बैकवर्ड, बहुत हेल्प करने के लिए किसी को बहुत एफर्ट लगाना। ब्रिंग टू द टेबल, कुछ कंट्रीब्यूट करना। ऑफ द हुक, प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना। सी, ई, ए, बी एंड डी। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे, उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी देंगे। उस बच्चे के घर ये बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। सबको लिखने हैं, एवरीवन हैज टू राइट देम। कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। यस। 40% का जो डिस्काउंट चल रहा है वो 24 फेब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपका नया परफेक्शन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है परफेक्शन का, वो आज के आज ले लेना, और परफेक्शन और एडिटोरियल क्लासेस में रेगुलरली आना स्टार्ट कर दो। 2 घंटे इंग्लिश को रोज रेगुलरली देना स्टार्ट कर दो। प्रीलिम्स मेंस सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको ये 2 घंटे की हैबिट बनानी पड़ेगी।
मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं, परफेक्शन रेगुलरली कर रहे हैं, एडिटोरियल रेगुलरली कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हो। इंग्लिश को अगर बहुत स्ट्रांग बनाना है तो आपको क्लासेस तो करनी ही करनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने और स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कोड आपका निमिषा ही लगेगा, जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी, सारा क्लास नोट्स मिल जाएंगे, सारा कंटेंट मिल जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। ठीक है।